कुछ गरीब लोग ठंड में घर के बाहर फटे पुराने कपड़ों में नीचे जमीन पर बैठकर ठंड से कांपते हुए खाना खा रहे हैं और कुछ अमीर लोग जिन्होंने सूट बूट पहना है वो बैंक्वेट के अंदर टेबल कुर्सी पर आराम से बैठकर खा रहे हैं और कुछ वेटर उन्हें खाना परोस रहे हैं। इतना जलील होकर ठंड में खाने से अच्छा है कि हम अपने घर में ही सूखी रोटी खाते। दावत के नाम पर सिर्फ यहाँ पर हम गरीबों के साथ भेदभाव किया जाता है और हमारी गरीबी का मजाक बनाया जाता है। आखिर गरीबों के साथ इतना भेदभाव क्यों किया जा रहा है? जहाँ एक तरफ गरीब ठंड में बाहर जमीन पर खाना खा रहे हैं तो वहीं शान से अमीर हीटर के साथ अंदर। आइए जानने के लिए चलते हैं कहानी में। गुलू, आज मेरा जन्मदिन है, तो रात को पार्टी में जरूर आना। रिंकू की बात सुनकर गोलू बहुत खुश होता है और घर में आकर अपनी माँ से कहता है, माँ बहुत ठंड हो रही है, तुमने मेरे लिए नया स्वेटर ले आओ ना। मुझे रात में पार्टी में जाना है, आज रिंकू का जन्मदिन है और उसके घर में एक छोटी सी पार्टी है, उसने मुझे भी बुलाया है। बेटा तुम्हारे कपड़े अच्छे तो लग रहे हैं, कहीं से फटे भी नहीं है और मैंने इसे कल ही साफ किया था। पर ये तो पुराने हैं, दादी माँ से बोलो ना कि मुझे नए कपड़े दिलाती। बेटा तेरी माँ बिल्कुल सही कह रही है, इसमें मेरा गोलू राजकुमार लग रहा है। सच में माँ, गोलू आज कितना सुंदर लग रहा है। इन कपड़ों में मेरे गोलू को नजर न लगे। घर वालों की बात सुनकर गोलू नए कपड़े की जिद छोड़ देता है और शाम को पार्टी में जाता है। रिंकू केक काटता है और जब केक बांटने की बारी आती है तो रिंकू की माँ अमीर बच्चों को अलग से महंगा केक और केक के साथ नमकीन, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक और खाने के लिए पैटीज, समोसे आदि देती है। पर वहीं गोलू को न्यूज़पेपर पर केक का छोटा सा टुकड़ा दे देती है। चलो बेटा, तुम्हारे लिए इतना ही है। और रिंकू, क्या जरूरत थी अपने इस गरीब दोस्त को बुलाने की? देखो कितने सारे गरीब बच्चे यहाँ हैं, मैं कहाँ से इतना केक लेकर आऊं? पर माँ, गोलू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। जानती हूँ बेटा, इसलिए तो इसे केक दे दिया, वरना देखो कितने गरीब बच्चे बाहर खड़े हैं जिनको केक भी नहीं मिला। इसीलिए कहती हूँ गरीब से दोस्ती खत्म करो और अमीरों से दोस्ती शुरू करो। रिंकू की माँ की बात सुनकर गोलू को बहुत बुरा लगता है और वो थोड़ा सा केक लेकर उदास घर आता है। अपने गोलू के चेहरे की उदासी देखकर पूरा परिवार भी उदास हो जाता है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन विवेक जी आ गई। आपको पता है, आज दीदी शादी का कार्ड देने आई थी। अंजलि की शादी है अगले महीने। वो तो ठीक है दिया, पर क्या हमारा शादी में जाना जरूरी है? भैया आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? नेहा, क्योंकि अब दीदी और जीजाजी की हालत हमसे अच्छी हो गई है और जब से उनके पास 4 पैसे आए हैं वो हमसे सीधी मुंह बात भी नहीं करते हैं। पर बेटा रिश्तेदारी तो निभानी पड़ेगी। पापा, हम अगले महीने फिर से दावत खाने जाएंगे। इस बार तो हमें दावत में बहुत अच्छा खाना मिलेगा। हाँ बेटा, रिश्तेदार की दावत है, अच्छा खाना तो मिलेगा ही। पर माँ, दिया परसों मेरे मालिक का भी जन्मदिन है, तो उस दिन मैं घर नहीं आ पाऊंगा। बेटा परसों तेरे मालिक का जन्मदिन है और तू खाली हाथ जाएगा? मालिक कितने अच्छे हैं, वो हमेशा मुसीबत पड़ने पर हमारी मदद करते हैं। बहू, मैं तो कहती हूँ तुम मालिक के लिए सूजी का हलवा बना देना, वैसे भी उन्हें तेरे हाथों का हलवा बहुत पसंद है। विवेक जहाँ काम करता था वो मालिक काफी अच्छे थे, इसीलिए दिया बहुत ही प्यार से अपने पति के मालिक के लिए हलवा बनाती है, जिसे लेकर विवेक अपने मालिक के पास जाता है और हलवा खाते हुए विवेक का मालिक उससे कहता है, वाह, मजा आ गया हलवा खाकर। विवेक, मेरा इस दुनिया में तेरे अलावा कोई नहीं है। तू जब 14 साल का था तब से मेरे पास काम कर रहा है और मैंने अपने बच्चे की तरह तेरी परवरिश करी है। पर तू इतना खुददार है कि मेरी मदद भी नहीं लेता। पर कम से कम आज मेरे जन्मदिन के मौके पर अपने परिवार को तो यहाँ ले आता। मालिक, मेरा घर बहुत दूर है और आप तो मेरी हालत जानते हैं, और इतनी ठंड में परिवार के साथ यहाँ आना थोड़ा मुश्किल है। अरे बेटा, जानता हूँ, तभी तो कहता हूँ अपने परिवार के साथ इस घर में आ जा।
मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है। मरने के बाद तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास जितनी प्रॉपर्टी है उसका 50% तुझे और 50% अनाथ गरीब बच्चों और वृद्धाश्रम में दान कर दूं। और ये हलवा मेरे जन्मदिन का सबसे अच्छा उपहार है। अपने मालिक की बातें सुनकर विवेक को बहुत अच्छा लगता है। इतने अच्छे मालिक होने के बाद भी विवेक ने कभी भी अपने मालिक की अच्छाई का नाजायज फायदा नहीं उठाया था। समय यूं ही गुजरता है और 1 महीने बाद विवेक अपने पूरे परिवार के साथ दिया की बहन के घर जाता है, जहां दिया के गरीब परिवार को देख दिया के जीजा सूरज अपनी बीवी से कहता है, सीता, ये सब क्या है? मैंने मना किया था ना अपनी बहन को बुलाने से। देखो कैसे गरीब फटे पुराने कपड़े पहन कर आ गए। अब आ गई हैं तो आ गई, पर ध्यान रखना ये मेरे मेहमानों से न मिले, वरना इसकी वजह से मेरी इंसल्ट हो जाएगी। रिश्तेदार के नाम पर सिर्फ मेरी बहन ही तो आई है, कैसे न बुलाती अपनी बहन को। अच्छा ठीक है, अब बुला लिया है तो इन्हें गरीबों के साथ बिठाना। अपने पति के कहने पर सीता बिल्कुल ऐसा ही करती है। अब जहां शादी में अमीर लोग बैंक्वेट के अंदर कुर्सी टेबल पर खाना खा रहे थे, तो वहीं गरीब परिवार बाहर ठंड में जमीन पर खाना खा रहे होते हैं। ये देख उन्हें बहुत बुरा लगता है, इसीलिए पूरा परिवार बिना खाना खाए अपने घर आ जाता है। माँ, मौसी कितनी बदल गई हैं। उन्होंने हमें अलग से गरीबों के साथ बिठाकर खाना खिलाया। बेटा, गरीबों से कोई रिश्ता नहीं रखता और सारी गलती मेरी है जो हम बार बार अमीरों की दावत में चले जाते हैं अपनी बेइज्जती करवाने। सही कहा तूने बेटा, अब मैं किसी भी अमीर की दावत में नहीं जाने वाली। अपने साथ बार बार अमीरों की दावत में होता भेदभाव देखकर पूरा परिवार अंदर से टूट जाता है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और गांव में एक अमीर परिवार अपने घर में रहने आता है, जो गृह प्रवेश की पार्टी रखता है और सभी गांव वालों को बुलाता है। और जब इस बार गोलू को दावत का पता चलता है तो वो बहुत खुश होता है। कितनी ठंड हो रही है। माँ, दावत शुरू हो गया, चलो ना दावत खाने चलते हैं। पूरे गांव को बुलाया है। गोलू, जिद नहीं करते, हम अमीरों की किसी भी दावत में नहीं जाएंगे। पर मुझे जाना है। आप तो कभी कुछ अच्छा बना के नहीं देते, दावत में ही तो अच्छा खाने को मिलता है। बहुत जिद्दी और बदमाश हो गए हो तुम। इस समय तुम बाहर खाना खाओगे जमीन पर बैठकर? भूल गई पिछली बार कैसे हमारी बेइज्जती हुई थी? कोई जरूरत नहीं है दावत में जाने की। अगर तुम उस दावत में गए तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। दिया गोलू को डांटने के साथ साथ मारती भी है और उसे दावत में नहीं जाने देती। कुछ देर बाद ठंड में कांपते हुए विवेक घर आ रहा होता है, जो देखता है कि गरीब लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। उन्हें बाहर जमीन पर बैठकर पत्ते पर खाना खिलाया जा रहा है, तो वही अमीरों को 56 भोग दिया जा रहा है, जिसे देख विवेक घर आता है और अपने परिवार से कहता है, अच्छा हुआ जो तुमने गोलू को उस दावत में नहीं जाने दिया और ना ही हम सब गए, वरना आज फिर हमें अपनी गरीबी की वजह से शर्मिंदगी महसूस होती और हमारे साथ वही भेदभाव होता जो आज तक होते आ रहा है। वो तो है भैया। वैसे भैया, आपके मालिक की अब तबीयत कैसी है? आप बता रहे थे ना कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। सच में मालिक की तबीयत धीरे धीरे खराब होती जा रही है और ऐसे हालात में मैं उन्हें छोड़कर आ गया। मुझे तो उनकी फिक्र सता रही है। अरे बेटा, जब तक वो ठीक नहीं हो जाते हैं मैं तो कहती हूँ तुम वहीं रहो। अपने परिवार वालों के बोलने पर अगले दिन विवेक अपने मालिक के पास जाता है और कुछ दिनों तक उन्हीं के साथ रहता है। पर विवेक के मालिक की उम्र हो चुकी थी, इसलिए वो अपनी मौत और जिंदगी की लड़ाई को ज्यादा देर लड़ नहीं पाते और उनकी मौत हो जाती है। पर उनकी मौत के बाद उनके वकील विवेक के पास आता है और उनकी वसीयत के बारे में उसे बताता है। विवेक, तुम्हारे मालिक ने मरने से पहले अपनी प्रॉपर्टी का 50% तुम्हें है और 50% गरीब अनाथ बच्चे और वृद्धाश्रम में दान दिया है। इसलिए आज से इस घर के मालिक तुम हो। अब तुम्हें ही अपने मालिक का अंतिम संस्कार और श्राद्ध करना होगा, उनकी 13वीं करनी होगी और उनके घर की देखभाल भी। वकील की बात सुनकर विवेक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो घर जाकर सारी बात अपने घर वालों को बताता है, जिसके बाद पूरा परिवार विवेक के साथ मालिक के घर जाते हैं और 13 दिन पूरे होने पर विवेक गांव आकर अपने मालिक की आत्मा की शांति के लिए उनकी 13वीं करता है और पूरे गांव वालों को दावत देता है। वो एक बड़ा हॉल बुक करता है, पर जहां अमीर लोग अंदर जाकर हीटर की गर्माहट में टेबल कुर्सी पर बैठकर खाना खाते हैं, वहीं कुछ गरीब लोग हॉल के बाहर ही थोड़ी गंदी जगह पर जाकर खड़े हो जाते हैं। ये देख विवेक सभी गरीब लोगों को अंदर लेकर जाता है और कहता है, भाइयों, आज मेरे पास जो कुछ भी है
मेरे मालिक की वजह से है। मैं रातों रात अपने मालिक की वजह से अमीर हो पाया हूँ और आज मैं उन्हीं की तेरवी कर रहा हूँ। इसलिए मैं किसी भी गरीब के साथ कोई भेदभाव नहीं करूंगा, क्योंकि मैं खुद भी गरीब रह चुका हूँ। इसलिए आज सभी अमीर गरीब एक जैसा खाना खाएंगे, वो भी एक साथ। आप सब भी टेबल कुर्सियों पर बैठिए। इस तरह से विवेक और उसका परिवार गरीब और अमीर को एक साथ बैठाकर दावत खिलाते हैं और सबसे ढेर सारी दुआएं लेकर गरीब अमीर के बीच की दीवार को तोड़ते हैं। आप सभी लोग देख रहे हैं कि यहाँ पहाड़ों के ऊपर बर्फ में इन 5 गर्भवती बहू ने अपने अपने खुद के व्यापार खोले हैं। एक ने यहाँ ढाबा खोला है तो किसी ने यहाँ हाथ से बने डिजाइनर स्वेटर का काम खोला है। और उधर देखिए, स्पेशल पहाड़ी चाय और मैगी खाने के लिए तो लोग वैसे ही पागल होते हैं। चलिए अब इन सभी का इंटरव्यू लेते हैं। मीडिया वाला 5 गर्भवती जुगाड़ू बहू के पास जाकर कहता है, तो मैडम आप गर्भवती हो और गर्भवती होने के बावजूद भी आपने इतना स्ट्रगल किया और स्ट्रगल के साथ आप आज इस मुकाम पर हो, तो आप अपनी इस जर्नी के लिए कैसा फील करती हो? जब तूफान आता है तो वो अपने साथ सब कुछ ले जाता है और सब दोबारा से एक नए सिरे की तरह शुरू होता है। हमारी जर्नी में बहुत कुछ हमने बर्दाश्त किया और फिर हम यहाँ तक आए। आज पब्लिक आपकी स्ट्रगल लाइफ, आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहती है। आप 5 जुगाड़ू बहुएं मिलकर अपनी जर्नी के बारे में हमें बताइए। मीडिया वाले की यह बात सुनकर 5 बहू एक दूसरे की तरफ देखती हैं, जिसके बाद वो अपनी जर्नी को याद करने लगती हैं। आइए कहानी में थोड़ा पीछे चलकर उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। इन पहाड़ों पर तो बहुत ठंड है, ऊपर से हमारे घर में ना रजाई है ना कंबल है, ठंड से बुरी हालत हो गई है। माँ क्या बताऊं, काम भी नहीं चल रहा और जहां हमने काम किया था वहां से अभी हमें पैसे भी नहीं मिले। यहाँ पहाड़ों पर पहाड़ी लोग अपना खुद का काम करना पसंद करते हैं, उनके पास नौकरी मिलना मुश्किल है। मुश्किल से किसी दुकान वाले के पास हमें मजदूरी करने को मिल जाती है, वरना अगर वो भी न मिले तो ये घर बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा। आखिर करें तो क्या रे क्या, कई दिनों से हम लोगों ने खाना भी नहीं खाया। तभी बाहर से 5 बहू आती हैं। एक की झोली में सब्जियां होती हैं, दूसरे के सिर पर पानी का मटका होता है, तीसरे के हाथों में लकड़ियां होती हैं, चौथी के हाथ में घास फूस होती है और 5वीं के हाथ में टीन का एक डिब्बा होता है। यही सब तुम क्या लेकर आई हो घर पर? माँ जी, मैं सब्जी मंडी से सब्जी की रेडियो के पास गिरी हुई सब्जियां उठा कर ले आई हूँ। थोड़ी सी कटी पिटी है लेकिन ठीक है। मैं पीने का पानी लेकर आई हूँ। माँ जी, मैं लकड़ियाँ लेकर आई हूँ खाना बनाने के लिए। इससे लकड़ी और जल्दी जल जाती। ये घास फूस है। वैसे आपको पता है, मैं ये टीन का डिब्बा इसलिए लेकर आई हूँ ताकि मैं इससे एक अंगीठी बना सकूं। तुम 5 कितनी मेहनती हो, अपने जुगाड़ लगाकर कुछ न कुछ करने की कोशिश करती ही रहती हो। 5 को इस तरह जुगाड़ के काम करते हुए देख 5 पति हैरान होते हैं। उन्हें बहुत दुख होता है। अब वो 5 मिलकर खाना बनाती हैं। बहुत हुआ, अब हम 5 को यहाँ से कहीं और जाना चाहिए काम ढूंढने के लिए। हमारी गर्भवती पत्नियां कब तक इस घर को संभालेंगी? सही बोल रहे हो भैया, कब तक हम ये मजबूरियां देखेंगे? यहाँ काम नहीं है तो क्या हुआ, शहर में तो होगा, वहां काम करके हम पैसे भिजवा देंगे तुम 5 के लिए। 5 बेटे रात बीतने के बाद अगले ही दिन काम ढूंढने शहर निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद गरीब परिवार की और भी बुरी हालत हो जाती है। पहाड़ों पर बर्फ बहुत ज्यादा जमना शुरू हो जाती है। चारों तरफ बर्फ आ गई है, ठंड बढ़ती जा रही है। लगता है इस ठंड में हमारा सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। अरे हमारा तो कोई नहीं, लेकिन इन 5 गर्भवती बहू का सोचो, इन्हें तो कुछ खाने को भी नहीं मिल रहा। सास ससुर बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। यूं हाथ पर हाथ रखने से कोई काम नहीं होने वाला, हमें कुछ तो करना ही चाहिए। तुम सही बोल रही हो, लेकिन यहाँ पहाड़ी इलाकों पर अपने ठिकाने पर हमें कोई काम करने नहीं देगा। अगर हम ऊपरी पहाड़ों पर जाएं तो वहाँ बहुत ठंड है, वहाँ कैसे जाएंगे? यहाँ पर ऐसे बैठने से तो अच्छा है कि वहाँ जाकर कुछ मेहनत करें, कुछ जुगाड़ लगाएं जिससे हम कमा सकें। वहाँ लोग कैंपिंग करने भी तो आते हैं। पूर्वी की बात सुनकर 5 बहू सोचती हैं और एक दिन वो ठंड में ऊपरी पहाड़ों पर जाती हैं, जहां उन्हें यह लग रहा था कि वहां बहुत ठंड होगी, लेकिन असल में पहाड़ के ऊपरी हिस्से पर धूप थी और उन्हें ज्यादा ठंड नहीं लगी। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, लेकिन देखो यहाँ कितना अच्छा लग रहा है। और देखो वहाँ कुछ लोग कैंपिंग भी कर रहे हैं। 5 बहू उन लोगों के पास जाती हैं तो वो देखती हैं कि कैंपिंग करने वाले लोग भूखे होते हैं। हम लोग यहाँ तक आ तो गए हैं, लेकिन यहाँ पर खाना और पानी कुछ भी नहीं है। काश कि यहाँ पर ये सुविधा होती। कैंपिंग करना हमें अच्छा लगता है, लेकिन हमारा जितना खाना था सब खत्म हो चुका है और अब हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं।
इस तरह उन लोगों की मजबूरी देखकर पांचों बहू सोच में पड़ जाती हैं। जब ये लोग यहाँ इतने परेशान हैं तो हम लोग यहाँ कैसे सरवाइव करेंगे? यहाँ से गांव भी थोड़ी दूरी पर है। अगर हम यहाँ ढाबा खोली तो? कैसा ख्याल है? ख्याल बुरा नहीं है। यहाँ पहाड़ों पर हमें बांस की डंडी और घास के साथ झाड़ियाँ मिल जाएंगी। हम उनका इस्तेमाल करके यहाँ पर एक ढाबा तैयार कर सकते हैं। सब्जियाँ लाने के लिए हमें गांव में जाना होगा और सब्जियाँ तो काफी महंगी आती हैं। हमें महंगी सब्जियां खरीदने की जरूरत नहीं है। रात के समय जब सभी सब्जी वाले बची हुई सब्जियां घर लेकर जा रहे होते हैं तो वो बहुत सस्ते दाम पर दे देते हैं और कभी कभी तो फ्री में ही दे देते हैं। हम बस इसी का फायदा उठाएंगे जब तक हमारे पास कुछ पैसे नहीं आ जाते। इस तरह पांचों गर्भवती जुगाड़ू बहू पहाड़ पर बांस और घास झाड़ियों से एक ढाबा तैयार कर लेती हैं, जिसके बाद वो गांव के बाजार में रात को जाती हैं और वहां से सस्ती सब्जियों का इंतजाम करके अगले दिन पहाड़ों के ऊपर खाना तैयार करके अपने ढाबे में रख लेती हैं। 2 घंटे से हमने खाना बनाकर रखा हुआ है लेकिन यहाँ कोई आया नहीं है। हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। इस तरह पांचों बहुएं इंतजार करते करते रात तक बैठी रहती हैं। दिन में तो धूप थी लेकिन अब रात में यहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बर्फ भी है। अब क्या करें? ठंड लग रही है। चलो चलते हैं, शायद कोई नहीं आने वाला। हाँ सही कहा, कोई नहीं आएगा। चलो चलते हैं। वो सारा खाना और सब कुछ पैक करके वापस गांव जा रहे होते हैं कि तभी वहां पहाड़ों के ऊपर कई सारे टूरिस्ट लोग चढ़ते हुए पहुंच जाते हैं और सीधा उनके ढाबे पर आकर खाना पानी मांगने लगते हैं। अगर खाने को कुछ है तो दे दो, बहुत जोरों से भूख लगी है। चाहे फिर जितना भी महंगा हो सब चलेगा। इस तरह कई सारे लोगों को पांचों गर्भवती बहू खाना खिलाती हैं और वो सभी गर्मा गर्म खाना खाकर बहुत खुश हो जाते हैं और उन्हें पैसे भी देते हैं। सारा खाना खत्म हो गया। ये लोग शायद बहुत ज्यादा भूखे थे और ये लोग अभी कई दिन तक यहाँ रुकने वाले हैं। हमारा ढाबा अच्छा चलने वाला है। अब पांचों गर्भवती बहू रोजाना गांव से जाकर सब्जियां लेती और पहाड़ों पर ढाबा चलाती। इसमें उनकी बहुत मेहनत लग रही थी। उन्होंने अपने जुगाड़ से पहाड़ों पर ही सब्जी उगाने का फैसला किया। इसी के चलते उन्होंने बार बार पहाड़ के नीचे गांव में जाने की परेशानी को खत्म करने के लिए पहाड़ों पर ही जुगाड़ लगाकर अपना घर बना लिया। तुम लोगों को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, ये मैंने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था, वो भी इस हालत में। माँ जी आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। ये देखो मैंने आपके लिए क्या बनाया, अपने हाथों से स्वेटर। अब आपको ठंड नहीं लगेगी। पूर्वी ने बहुत डिजाइनर और बहुत अच्छी कढ़ाई वाला स्वेटर बनाया होता है, वो सभी को बहुत पसंद आता है। तुम्हारी स्वेटर की दुकान होती तो सच में बहुत बढ़िया चलती। अरे हाँ, मैं अपनी दुकान भी तो खोल सकती हूँ स्वेटर की। इस तरह पूर्वी को एक आइडिया आ जाता है और वो बर्फ के पहाड़ों पर ही स्वेटर की एक दुकान खोल लेती है। वहीं दूसरी तरफ एक बहू चाय और मैगी की दुकान खोल लेती है। धीरे धीरे पांचों अपने अपने काम करती हैं और पैसे कमाती हैं। इस हालत में उन्हें कई बार तकलीफ भी होती है, लेकिन वो परेशानियों का सामना करती रहती हैं। और एक दिन पहाड़ों पर वो अपने काम से बहुत फेमस हो जाती हैं और उनके यहाँ भीड़ इकट्ठा होने लगती है। तो ये थी हमारी जर्नी जो हमने शुरू से लेकर अभी तक आपको बताई। आप लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया और बहुत परेशानी भी उठाई, लेकिन आज इतनी मेहनत के चलते आपने ये मुकाम भी हासिल किया। सही कहते हैं, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। लेकिन आपके पति वो सभी वापस लौट कर नहीं आए। तभी उनके पांचों पति भी आ जाते हैं। 5 पति अपनी अपनी पत्नियों के पास जाकर उनकी मदद करवाते हैं। हम पांचों ने तो शहर जाकर बहुत कोशिश की कि हम काम ढूंढें, लेकिन हमें कहीं काम नहीं मिला। वापस आए तो घर पर हमें हमारा परिवार नहीं मिला। हम भी उन्हें ढूंढते हुए यहाँ पहाड़ों पर आ गए और फिर जब इनका ये व्यापार देखा तो हमने इनकी मदद करवाना शुरू कर दिया। इस तरह मीडिया वाले उनकी भी तस्वीर लेने लगते हैं। ये सब देखकर पार्वती और हरिओम अपने बेटे और बहू को देखकर बहुत खुश होते हैं। बहुत जल्दी पांचों बहू स्वस्थ बच्चों को जन्म देती हैं और इसी के चलते वो पहाड़ों पर खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी पहाड़ों पर जुगाड़ू बहू का व्यापार कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही आपको पहाड़ी खाना ज्यादा पसंद है या फिर पहाड़ी मैगी, ये भी बताइए।